नमस्कार। आज मैं आपके सामने मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा, एक कहानी यह भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कहानी यह भी आत्मकथा में आपने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। घर का वातावरण, माता पिता का स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, 1946 और 1947 में स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। एक कहानी यह भी जो है एक आत्मकथा शैली में है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटनाओं पर आधारित जो लेख लिखते हैं उसे आत्मकथा कहते हैं। एक कहानी यह भी तो एक आत्मकथा है जिसमें मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और घटनाओं के बारे में लिखा है जो मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। घर का वातावरण, माता पिता का स्वभाव, इस प्रस्तुति आत्मकथा में घर के वातावरण के बारे में बताया है। मन्नू भंडारी के माता पिता के स्वभाव के बारे में बताया है और मन्नू भंडारी ने अपनी भाई बहन के और उसके साथ साथ सहेलियों के साथ उन्होंने अपने घर के आंगन में जो बचपन में जो उन्होंने जो खेल खेला था उसके बारे में भी तो जिक्र किया है। उसके साथ साथ हाँ, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ा, शीला अग्रवाल का मन्नू भंडारी के प्रति किस तरह से प्रभाव पड़ा उसके बारे में। और 1946 और 1947 में 47 के स्वतंत्र आंदोलन में मन्नू भंडारी ने किस तरह से अपने आप को सक्रिय रूप से भागीदार बनाया, इन सारी घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस प्रस्तुत आत्मकथा ये कहानी यह भी में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, सुंदर ढंग से वर्णन किया है। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार में रहने वाले सदस्यों की और गुरुजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके बारे में बताने के उद्देश्य से प्रस्तुत आत्मकथा एक कहानी यह भी चयनित किया है। अब आत्मकथा देखेंगे मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई। जन्मी तो मध्य प्रदेश के बानुपुर गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिक्री पुस्तकों और पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। मन्नू भंडारी का जन्म तो मध्य प्रदेश के बानुपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी यादों की सिलसिला अजमेर की ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान पर उन्होंने अपनी यादों की सिलसिला यानी अपनी आत्मकथा लिखना शुरू कर दिया। मन्नू भंडारी का जन्म तो मध्य प्रदेश के बानुपुर गांव में हुआ था, लेकिन जब वो बड़ी होकर अपनी यादों की सिलसिला शुरू करती है, यादों की श्रृंखला शुरू करती है, अपनी आत्मकथा लिखना कहाँ शुरू करती है, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान पर बैठकर वो अपना आत्मकथा लिखना शुरू करती। 2 मंजिल के मकान में ऊपर की मंजिल पर मन्नू भंडारी के पिताजी का ही साम्राज्य था, जहां वह अव्यवस्थित ढंग से या पुस्तकों को या फिर पत्रिकाओं और अखबारों के बीच में वो ठीक तरह से ढंग से नहीं रखते थे, तो सारे पत्रिकाओं को और अखबारों को फैलाकर उसके बीच में बैठकर या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर किसी को डिक्टेशन देते हुए नजर आते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। तो नीचे के ऊपर की मंजिल में पिताजी का ही साम्राज्य था, नीचे के मंजिल में मन्नू भंडारी अपने भाई बहनों के साथ अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, उनका कोई व्यक्तित्व भी नहीं था, व्यक्तित्व विहीन माँ थी, लेकिन फिर भी वो सवेरे से लेकर सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की सारी इच्छाओं को, सारी फरमाइश को पूरा करती थी और पिताजी की हर आज्ञा को पालन करना मेरी कर्तव्य है। इस तरह से हमेशा ही बच्चों की इच्छाओं को पालन करने के लिए, पति की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा ही सदैव यानी हमेशा ही तत्पर रहती थी। तत्पर मतलब तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। फिर अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी इंदौर में रहते थे। उनके वहां पर उनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था, सम्मान था। एक प्रतिष्ठित इंसान बनकर वो अजमेर आने से पहले इंदौर में उनका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर रहते थे।
कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुटे हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। तो अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे, प्रश्न पूछते। अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी इंदौर में रहते थे। वहां पर उनकी बड़ी सम्मानता प्रतिष्ठित एक इंसान बनकर वो रहते थे। और कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधारक के काम में भी तो अपने आप को जुटे रखते थे। शिक्षक केवल वो उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर स्वयं खर्चे पर उन्होंने क्या किया, 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर उन्होंने पढ़ाया था। उसके घर में जो पढ़े थे, बाद के दिनों में वो बड़े होकर बड़े बड़े ओहदों मतलब बड़े बड़े पद पर, पोस्ट पर वो नियुक्त हुए, बड़े बड़े पद पर वो पहुंच गए थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली की चर्चा भी कम नहीं थे। तो इंदौर से अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी बहुत प्रतिष्ठित इंसान थे, मान सम्मान नाम सब कुछ तो कमा चुके थे। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के काम में भी तो अपने आप को जुटे रहते थे। शिक्षा के केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि अपने खर्चे पर अपने घर में 8-8, 10-10 बच्चों को रखकर उन्होंने पढ़ाया था। जो उसके घर में पड़े हुए बच्चे जो है बाद के दिनों में बड़े बड़े पोस्ट पर या बड़े बड़े पद पर वो पहुंच गए। ये इंदौर में जब वो जीवन यापन करते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो खुशहाली के दिन थे, मतलब अच्छे जीवन यापन कर रहे थे। उनकी दरिया दिली की चर्चा जो है पूरे इंदौर में हो रही थी। दरिया दिली मतलब उनकी उदारता की चर्चा जो है पूरे इंदौर में हो रहा था। एक और वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। मन्नू भंडारी अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में, गुण स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते कि पिताजी एक और बहुत ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति रहते थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर पेशेंस है ऐसे लगता था, बहुत कोमल है स्वभाव में ऐसे लगते थे। तो दूसरी ओर बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा अहंवादी। पिताजी के अंदर एक ड्यूअल नेचर था। कभी कभी उसे देखकर मन्नू भंडारी को ऐसा लगता था मेरे पिताजी कितने कोमल है, कितने सॉफ्ट है, कितने मतलब असंवेदनशील व्यक्ति है। तो दूसरी ओर बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, बहुत ज्यादा घमंडी है, इस तरह से मन्नू भंडारी को लगता था। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेष को ढोते पिता थे। ये सब तो जो है मन्नू भंडारी ने सिर्फ सुना था। क्या सुना था? अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी इंदौर में रहते थे। इंदौर में उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा थे, एक प्रतिष्ठित इंसान बनकर रहते थे। उनकी दरिया दिली की चर्चे पूरे इंदौर में होते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे। ये सब तो मन्नू भंडारी ने सिर्फ सुना था, बचपन में सुना था। जब वो बड़ी हो गई थी, जब उन्होंने देखा कि वो सब बिल्कुल भी नहीं था, उनकी इन सारे गुणों की भग्नावशेष को ढोते हुए, भग्नावशेष मतलब खंडहर को ढोते हुए पिता ही नजर आते थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, विषयवार यानी डिक्शनरी, शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। देखिए, मन्नू भंडारी के पिताजी तो इंदौर में बहुत ज्यादा कुशल जीवन यापन कर रहे थे, दरियादिल इंसान थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, नाम सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ थे। ये सब तो मन्नू भंडारी ने केवल सुना था। जब वो बड़ी होकर जब उसे समझ में आ रहा था, तब वो बिल्कुल भी ये सब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन सारे गुनाहों के जो भग्नावशेष को, खंडहर को ढोते हुए यानी उठाते हुए पिताजी ही नजर आते थे। क्योंकि मन्नू भंडारी के पिताजी को एक आत्मीय अंतरंग मित्र के हाथों ही एक विश्वासघात हो जाता है, जिसके वजह से वो सब कुछ अपनी सारी संपत्ति खोकर खाली हाथ से वो इंदौर से अजमेर आ जाते। इंदौर से अजमेर तो आ गए थे, और आने के बाद जीवन यापन करने के लिए एक बार पहले ही उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, जो डिक्शनरी का काम जो अधूरे छोड़ दिया था, वो जीवन यापन करने के लिए जो अधूरी छूटी गई जो शब्दकोश के काम उन्होंने शुरू कर दिया, वो पूरा किया। वो पूरा बनने के बाद पिताजी के जैसे ही एक पहला एक अलग ढंग के एक शब्दकोश उभर कर आ गया था। इनसे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा था मन्नू भंडारी के पिताजी जो है इंदौर से अजमेर आ गए थे। अजमेर आने के बाद खाली हाथ लौटे थे, अपने एक आत्मीय
अंतरंग मित्र के हाथों ही की गई एक विश्वासघात के कारण वो सब कुछ खोकर खाली हाथ में वो इंदौर से अजमेर आ जाते। अजमेर आने के बाद जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो काम करना ही था। उन्होंने जो बीच में ही छूटी गई एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का डिक्शनरी का काम उन्होंने पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद वो एक बहुत सुंदर ढंग का एक पिता की तरह ही एक पहला एक अकेला शब्दकोश मतलब अनोखी एक यूनिक शब्दकोश बन गया था। लेकिन इससे क्या हुआ, पिताजी को बहुत ज्यादा नाम सम्मान तो मिल गया था, लेकिन नाम सम्मान की उसे जरूरत नहीं थी। इस शब्दकोश भरने के मतलब कंप्लीट होने के बाद उसे कोई किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिला। उसे नाम सम्मान की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो इंदौर में बहुत कुछ कमा चुके थे। अब उसे आर्थिक सहायता की जरूरत थी, लेकिन इस शब्द के पूरा होने के बावजूद भी उसे नाम सम्मान मिला, लेकिन आर्थिक या अर्थ यानी आर्थिक सहायता बिल्कुल भी नहीं मिला। तो आर्थिक सहायता ना मिलने की वजह से शायद गिरती आर्थिक स्थिति के कारण पिताजी के सारे सकारात्मक यानी जो धनात्मक चिंतन जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, सकारात्मक पहलू जो है निचोड़ना शुरू कर दिया, उसे बहुत ज्यादा जकझोर करना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्वादित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। तो क्या हो रहा था कि वो खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ खोकर वो काली हाथ में इंदौर से अजमेर आ गए थे। अजमेर आने के बाद जीवन यापन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो काम करना था। उन्होंने डिक्शनरी का काम तो कर लिया, लेकिन उससे नाम सम्मान तो कीर्ति तो मिल गया, लेकिन कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। दिनों दिन आर्थिक स्थिति जो है सिकुड़ती जा रही थी, इसीलिए पिताजी के अंदर जो एक सकारात्मक पहलू जो है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, जो धनात्मक चिंतन जो है, उसे निचोड़ना शुरू कर दिया। कमाने वाला कोई नहीं, बैठकर खाने वाले सब है। दिनों दिन जो आर्थिक जो तंगी थी, इससे क्या हुआ कि पिताजी की सारी जो सकारात्मक पहलू जो है निचोड़ना शुरू कर दिया। और पिताजी के अंदर जो एक अहम जो है उसकी जो अंदर कम से कम बच्चों को तो जो घर की परिस्थिति क्या है, घर की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बारे में बच्चों को तो कम से कम बता दे, उसकी भागीदार बना दे। उसके लिए उसके पिताजी की बिल्कुल भी उसके अंदर की जो अहम जो है, उसे स्वाभिमान जो है, उसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। तो क्या हुआ कि पिताजी की जो दिनों दिन क्या हो रही थी कि आर्थिक सिकुड़न हो रही थी, आर्थिक तंगी हो रही थी। और बैठकर खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। दिनों दिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती थी, जो इसके कारण पिताजी की सारी सकारात्मक पहलू जो है निचोड़ना शुरू कर दिया। और कम से कम घर की परिस्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या है, उसके बारे में बच्चों को तो बता दे, बच्चों को तो भागीदार बना दे। उसके लिए उसके अंदर की अहम उसकी स्वाभिमान जो है उसे अनुमति नहीं देता था। तो किसी से कह भी नहीं पाते थे और कमाने के लिए कोई जरिया भी नहीं था। आर्थिक तंगी महसूस कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि वो इंदौर में एक नवाबों के जैसे जीवन यापन कर रहे थे। नवाबों को जिस तरह से आदत थे, वो सारे आदतें उनके अंदर थी। और अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जीवन में ये करना है, वो करना है, वो कई सारे आकांक्षाएं रहती है, लेकिन सब कुछ तो वो अधूरी पड़ गई थी। अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा ही शीर्ष शीर्ष मतलब एक शिखर पर रहने वाले इंदौर में वो कैसे थे, एक नवाब के जैसे जीवन यापन कर रहे थे, शिखर की ऊंचाई पर रहते थे। सब कुछ खोकर खाली हाथ होकर वो हाशिए हाशिए मतलब जमीन पर आ गए थे। एक नवों के जैसे जीने वाला इंसान पूरा हाथ खाली करके मतलब सब कुछ खोकर खाली हाथ में वो इंदौर से अजमेर आ गए थे। अब तो कुछ भी नहीं था उसके हाथ में। एक शिखर के ऊपर रहने वाला व्यक्ति जमीन पर आ गया था, इसीलिए वो कह भी नहीं पा रहा था। कम से कम आर्थिक तंगी के बारे में बच्चों को तो भागीदार बना दे, उसके लिए उसके आत्मसम्मान बिल्कुल भी उसकी अनुमति नहीं देती थी। इसीलिए दिनों दिन गिरती हुई आर्थिक सिकुड़न के कारण वो यातना बनकर वो क्या हो रहा था, क्रोध बन गया था। क्रोध तो किसी के ऊपर तो निकालना था, तो कभी कभी माँ के प्रति वो क्रोध बनकर क्रोध निकालते थे। पति के कोप से वो हमेशा ही कामती हुई नजर आती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी वे, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाला पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी
उसकी जपेट में आते ही रहते थे। तो अजमेर में क्या थे पिताजी, जो इंदौर में क्या थे पिताजी, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। आंख मूंद कर विश्वास करने का नतीजा ही उनके एक आत्मीय मित्र के साथ ही की गई विश्वासघात के कारण वो सब कुछ खोकर खाली हाथ में वो इंदौर से अजमेर आ गए थे। इसीलिए पहले हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने वाले पिताजी जो है, बाद के दिन में किसी पर इतने आसानी से विश्वास नहीं करते थे। सबको शक की नजर से ही, सस्पेक्ट नेचर से ही, मतलब शक की नजर से ही देखते थे। उनकी शक की नजर से जो देखने की जो आदत से कभी कभी बच्चे भी तो उसकी जपेट में, उसकी गिरफ्त में आ जाते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरी व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मन्नू भंडारी ने यह सब जो है पितृगाथा यानी पिता की कहानी जो है इसीलिए ही नहीं गा रही है क्योंकि उसे पिताजी के गुणगान करना है, ये बल्कि इसके बदले में वो इसीलिए कह रही है क्योंकि पिता के बेटी होने के नाते उनकी कौन सी अच्छाई या खूबियां उसके अंदर है, कौन सी खामियां खामियां मतलब कौन सी उनकी जो न्यूनता है उनके अंदर है, ये सब बताने की कोशिश कर रही है। तो पिताजी ने अनजाने अनचाहे में किया गया, मन्नू भंडारी के प्रति किया गया जो व्यवहार के कारण मन्नू भंडारी के अंदर एक हीन भावना, हीन ग्रंथि यानी हीन भावना जो है उसके अंदर कौन सी गांठें, मतलब कौन कौन से गुणों को जन्म दिया है, ये सब बताने की कोशिश की गई है। समझ में आ रहा है ना। देखिए मन्नू भंडारी जो है अपने पिता की कहानी जो है इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि उसे अपने पिता के बारे में वर्णन करना है या पिता की गुणगान करना है, वो सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एक माता पिता के बच्चे होने के नाते कई सारे खूबियां, कई सारी खामियां जो है बच्चों को भी वो वंशवाहिनी के तौर पर, वो जीन्स के तौर पर आ जाते हैं। ये सब पिता की बेटी होने के नाते मन्नू भंडारी के अंदर पिताजी की कौन कौन सी अच्छाइयाँ उनके अंदर गुंथी गई है, कौन कौन सी बुराइयाँ उसके अंदर गुंथी गई है, ये बताने की कोशिश मन्नू भंडारी ने किया है। पिताजी ने अनजाने अनचाहे में बचपन में ही मन्नू भंडारी के प्रति एक ऐसा व्यवहार किया था जिसकी वजह से मन्नू भंडारी के भीतर यानी उसके अंदर एक हीन भावना जो है, वो एक हीन भावना उसके अंदर जन्म हुआ था। वो क्या है अभी देखेंगे। मैं काली हूँ बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी का कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसी गहरी हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। देखिए मन्नू भंडारी के पिताजी ने बचपन से ही मन्नू भंडारी के प्रति एक ऐसा व्यवहार किया था कि जिसके वजह से वो उसके अंदर एक ऐसी हीन भावना जन्म हुई थी। उन्होंने क्या किया, मन्नू भंडारी बचपन में कैसी थी, काली थी और बचपन में बहुत ज्यादा दुबली मरियल यानी बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ज्यादा दुर्बल लड़की थी। लेकिन पिताजी का एक कमजोरी यह था कि उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा गोरा रंग वाले, पिताजी को गोरा रंग वाले बहुत ज्यादा पसंद थे। और मन्नू भंडारी से 2 साल बड़ी बहन थी, उसका नाम है सुशीला। वो दिखने के लिए बहुत ज्यादा खूब गोरी थी, बहुत ज्यादा फेर थी और स्वस्थ शरीर की थी, हंसमुख थी, हमेशा ही हंसती हुई लड़की थी। और पिताजी ने बचपन से ही मन्नू भंडारी और सुशीला के बीच में हमेशा ही तुलना यानी कंपैरिजन करते थे। वो तुलना करके मन्नू भंडारी ने जो भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, लेकिन हमेशा ही वो सुशीला की ही प्रशंसा करते थे, जिसकी वजह से मन्नू भंडारी के अंदर एक ऐसी हीन भावना जन्म हुआ, ग्रंथि यानी एक हीन भावना जो है पैदा हुआ कि वो अब एक बड़ी साहित्यकार बन गई है, लेखिका बन गई है, नाम सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ पाने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी वो स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल हो रही है। जब भी परिचित कराते समय आज भी परिचित कराते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगते हैं तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गढ़ने 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 को हो जाती। तो देखिए मन्नू भंडारी के पिता ने मन्नू भंडारी के प्रति क्या किया था, बचपन से ही एक ऐसे व्यवहार किया था। तो मन्नू भंडारी दुबली पतली सी थी, काली थी, मरियल सी थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन
पिताजी की एक कमजोरी यह थी कि उसे गोरा रंग वाले बहुत ज्यादा पसंद है। उसके साथ साथ मन्नू भंडारी के 2 साल बड़ी बहन, उसका नाम है सुशीला। वो देखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा हंसमुख थी, स्वस्थ शरीर की थी और बहुत ज्यादा गोरी थी। इसीलिए बचपन से ही मन्नू भंडारी और सुशीला के बीच में हमेशा ही मन्नू भंडारी के पिताजी क्या करते थे, तुलना करते थे, कंपैरिजन करते थे। और तुलना कर करके मन्नू भंडारी ने जो भी काम क्यों ना किया हो, अच्छे काम ही क्यों ना किया हो, लेकिन हमेशा ही सुशीला की ही तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, मन्नू भंडारी जैसे जैसे दैहिक रूप से बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके अंदर मानसिकता जो पिताजी ने जो अनचाहे अनजाने में जो उसके अंदर एक हीन भावना का जन्म लिए किया था, वो जैसे जैसे वो दैहिक रूप से बड़ी होती गई, वैसे वैसे आज भी उसके अंदर वो जो हीन भावना से वो उबर नहीं पाई है। अब ये एक बड़ी साहित्यकार बन गई है, लेखिका बन गई है, नाम सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ पाने के बावजूद भी उसे वो सब स्वीकार करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसी भी साहित्य गोष्ठी में जाते हैं या फिर साहित्य सभा में जाते हैं तो उसके मन्नू भंडारी के परिचय कराते वक्त, उसके विशेषता लगाते वक्त, उसके लेखक की उपलब्धियों की जहाँ पर जिक्र होती है, लेखिका ने इतनी सारी कहानियां लिखी है, इतने सारे उपन्यास लिखे हैं, इतने सारे उसे अवार्ड मिला है, ये सब बताते हैं उसके बारे में, कोई लेखक की उपलब्धियों के बारे में ये कुछ विशेषता करते हैं, वर्णन करते हैं, तो मन्नू भंडारी को वो स्वीकार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो संकोच के कारण वो सिमटी जाती है, अपने आप में सिकुड़ी जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अभी मैं जमीन के अंदर गड़ रही हूँ, जमीन के अंदर घुसती जा रही हूँ। इस तरह से मन्नू भंडारी को इतना नाम सम्मान प्रशस्ति सब कुछ पाने के बावजूद भी वो स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मन्नू भंडारी के पिता ने बचपन से ही उसके अंदर एक ऐसे जो हीन भावना जो है उसके अंदर जन्म दिया था। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। तो शायद अचेतन मतलब जब मन्नू भंडारी को इतना ज्ञान नहीं था, इतना जो समझ नहीं पा रही थी, बचपन से ही पिताजी ने उनके अंदर एक हीन भावना जो जन्म दिया था, उसके नीचे दबी हुई उसके अंदर की जो हीन भावना से वो उबर नहीं पा रही थी। इतने सारे नाम सम्मान उपलब्धि सब कुछ तो पाने के बावजूद भी ये सब जो है मेरे लिए तुक्का ही तुक्का, मतलब ये सब बिल्कुल भी बेकार है, ऐसे मन्नू भंडारी को लग रहा था। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी बनना बनना जाती थी, जहां एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। तो मन्नू भंडारी क्या करती थी, तो पिताजी की एक स्वभाव था, मैंने पहले ही कहा था कि वो हर किसी, पहले इंदौर में कहते हर किसी पर आंख मूंद पर विश्वास रखते थे, लेकिन अजमेर में आने के बाद हर किसी को आंख मूंद कर इतने आसानी से विश्वास नहीं करते थे, हर किसी को शक की नजर से देखते थे। पिताजी के अंदर रहने वाले जो शक की जो स्वभाव से मन्नू भंडारी क्या करती थी, हमेशा ही बनना बनना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा व्यक्त करती थी, उसे चिड़चिड़ा हो जाती थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो शक्की स्वभाव इसीलिए था कि अपनों के हाथों से ही की गई विश्वासघात के कारण ही वो जो शक की स्वभाव जो है पिताजी के अंदर जन्म हुआ था। तो जिस शक करने की जो आदत से मन्नू भंडारी जी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा व्यक्त करती थी, बाद के दिनों में उसे पता चला कि पिताजी के अंदर जो शक करने की आदत जो है वो मेरे अंदर भी तो जीवित है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी की मतलब किसी न किसी बात पर मन्नू भंडारी के हमेशा ही पिताजी की और मन्नू भंडारी की हमेशा ही टकराव होती थी। वो तो ना जाने कई रूपों में, वो तो यानी पिताजी मन्नू भंडारी के पिताजी जो है मन्नू भंडारी के अंदर कई रूपों में वो कुंती गए हैं, उनके अंदर समाये हुए हैं। तो कई कुंटाओं के रूप में, कुंटाओं मतलब जो मनुष्य की जो अतृप्त भावना जो है उसे कुंटाओं कहते हैं, ऐसे रूप में मन्नू भंडारी के अंदर उसके पिताजी जीवित है। कई प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिक्रिया मतलब कई तुरंत जो क्या है, जो बदला लेने की जो क्या कहते हैं तुरंत वो रिएक्ट करते हैं ना, जो रिएक्शन जो देते हैं उसके रूप में। और कई प्रतिछाया के रूप में, प्रतिछाया मतलब पिताजी की ही वो एक क्या है, प्रतिछाया है, प्रतिमा है, प्रतिरूप है, उसकी शैडो है। ऐसे मन्नू भंडारी को पिताजी की कई सारे जो अवगुण जो है उसके अंदर भी तो शक करने की जो आदत जो है, रिएक्ट करने की आदत जो है, जो अतृप्त भावना जो है मन्नू भंडारी के अंदर भी तो नजर आता था, जिसके वजह से उसे लग रहा था कि मैं भी तो पिताजी की ही एक छाया हूँ, ऐसे मन्नू भंडारी को लग रहा था।
केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने, हाँ, पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठे रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बढ़ाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। तो केवल बाहरी भिन्नता, मन्नू भंडारा और उसके पिताजी बाहरी बिल्कुल भी अलग अलग, उनकी जो आउटलुक जो है बिल्कुल भी अलग अलग है, लेकिन जो उसकी अंदर की जो वेदना जो है, पीड़ा जो है, बिल्कुल भी एक ही था। तो वो मन्नू भंडारी के पिताजी जो है अपने आत्मीय अंतरंग के जो आत्मीय मित्र के हाथों की गई विश्वासघात की जो गहरी जो चोट जो है उससे वो उबर नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि वो इंदौर से अजमेर आ गए थे, वह समय बदलता जा रहा था, लेकिन हवा पानी सब कुछ तो बदल गया था। बदलने के बावजूद भी, जो स्थिति में बदलाव आने के बावजूद भी, वो पिताजी जो अपने आत्मीय अंतरंग मित्र के हाथों की गई जो विश्वासघात की जो गहरी चोट जो है उससे वो उबर नहीं पा रहे थे, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये हो गई मन्नू भंडारी अपने माँ पिता के बारे में जो वर्णन किया था। अब माँ के बारे में देखेंगे। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। तो माँ के बारे में बताते हुए मन्नू भंडारी कह रही कि पिताजी की बिल्कुल भी ठीक विपरीत, विपरीत मतलब बिल्कुल भी विरुद्ध, ठीक यानी बिल्कुल भी विरुद्ध, विपरीत यानी विरुद्ध व्यक्तित्व था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन धरती से ज्यादा कुछ धैर्य और सहन शक्ति मन्नू भंडारी की माँ के अंदर था। पिताजी की हर जाति को, हर जाति मतलब हर एक अत्याचार को और अपना प्राप्त यानी अपना भाग्य, अपना किस्मत समझकर वो उसे क्या करती थी, उसे स्वीकारा करती थी। बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश, फरमाइश मतलब क्या कहते हैं, डिमांड, जो जिद जो है, फरमाइश जो है, और जिद यानी उसकी जो जिद को क्या कहते हैं, उसकी डिमांड जो है, हट हट कहते हैं ना जिद को, वो अपना फर्ज समझकर, अपना कर्तव्य समझकर सहज भाव से वो स्वीकारा करती थी। पिताजी की बिल्कुल भी ठीक विपरीत विरुद्ध व्यक्तित्व किसका था, मन्नू भंडारी की माँ का था। दत्ती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति उसके अंदर थी। पिताजी की हर अत्याचार को अपना और बच्चों की हर एक उचित हो या अनुचित हो, सारे फरमाइश को और सारे हट को, जिद को अपना फर्ज समझकर, अपना कर्तव्य समझकर सहज भाव से वो क्या करती थी, वो पूरा करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। जीवन भर में उन्होंने अपने लिए कोई मांग नहीं किया है, कोई चाहत नहीं रखी है, सिर्फ दूसरों के लिए दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायता असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरे आदर्श नहीं बन सका। तो इसीलिए मन्नू भंडारी की माँ हर के पिताजी की हर एक जो अत्याचार को सहन करती थी, बच्चों की हर, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, सारे फरमाइश को, सारी डिमांड को वो पूरा करती थी, सारे जो जिद को पूरा करती थी। इसीलिए मन्नू भंडारी की सारी भाई बहनों की जो लगाव जो है माँ के प्रति ही था। वो लगाव इसीलिए था क्योंकि हमारे सारे काम काज वो करती है, हमारे सारे जिद को वो पूरा करती है, इसीलिए वो सहानुभूति से उपजा, सहानुभूति से जो जन्म लिया हुआ लगाव ही था। तो इतने सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी मन्नू भंडारी की उनकी सारे त्याग जो है, उनके जो सेवा करने के गुण होने के बावजूद भी मन्नू भंडारी के आदर्श कभी भी मां नहीं बन पाई। कई सारे दुर्गुण होने के बावजूद भी पिताजी ही मन्नू भंडारी के आदर्श थे, उनके रोल मॉडल थे। उनकी ना तो त्याग करने की आदत थी, उनकी जो सहिष्णुता, सहन करने की जो क्षमता है, मन्नू भंडारी की इतने अच्छे क्वालिटीज होने के बावजूद भी, इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी मन्नू भंडारी के आदर्श कभी मां नहीं बन पाई, सिर्फ पिता ही मन्नू भंडारी के आदर्श थे। फिर जो भी हो, यह सब पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटी। तो जो भी हो, यह सब जो है पैतृक पुराण मतलब बाप दादाओं की जो समाचार जो है, ये मैं यहीं पर खत्म करके आगे मैं अपने बारे में लिखती हूँ। इस तरह से मन्नू भंडारी कह रही है। 5 भाई बहनों से सबसे छोटी मैं, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और उसकी कुछ धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी
बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लकड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरे में गुड्डे गुड़ियों का बैग भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। तो ये सब जो है माता पिता की कहानी वो बंद करके अब आगे अपने बारे में लिख रही है। 5 भाई बहनों से सबसे छोटी कौन, प्रश्न पूछते हैं। 5 भाई बहनों से सबसे छोटी मन्नू भंडारी है। सबसे बड़ी बहन की शादी जब हुई थी तब मन्नू भंडारी 7 साल की थी, इसीलिए उसकी याद जो है साफ साफ नहीं है, एक धुंधली सी अस्पष्ट याद ही उसके जहन में, उसके मन में, मन्नू भंडारी के मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन जिनका नाम है सुशीला, उसके साथ उन्होंने अपने घर के बड़े से आंगन में बचपन में जो जो भी खेल खेला था वो आज भी उसे याद है। उन्होंने अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ अपने घर के आंगन में बचपन में कौन कौन सी खेल खेली थी। सतोलिया, सतोलिया मतलब जो लगोरी बोलते हैं ना, जो पत्थर एक के ऊपर एक छोटे छोटे पत्थरों को लगाकर उसके ऊपर गेंद फेंकते हैं, उस जो ऐसी खेल को सतोलिया कहते हैं। लकड़ी टांग, लकड़ी टांग ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಂಟಾ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರೆ। पकड़म पकड़ाई, जूटाटा। काली टीलो, काली टीलो भी तो एक ऐसी ही है जो पत्थर के साथ खेला जाता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कमरे में ही अपने बहन के साथ साथ अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ गुड्डी गुड़ियों का विवाह भी तो, यानी उसे अच्छी तरह से सजाना, उसकी विवाह करना, उसकी ब्याह करना, ऐसी खेल भी तो मन्नू भंडारी ने बचपन में अपनी सहेलियों के साथ अपने 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ खेल खेला था। यूँ खेलने को हमने बाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाए, कांचे पीसकर माजा सूतने का काम भी किया था। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। तो खेलने के लिए सिर्फ उन्होंने अपने बहन के साथ, अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ ही नहीं खेला था। मन्नू भंडारी ने बचपन में अपने भाइयों के साथ भी तो खूब खेल खेली थी। कौन कौन सी खेल खेली थी उन्होंने? गिल्ली डंडा खेल खेला था, पतंग उड़ाया था, कांच पीसकर माजा सूतना। कांच पीसकर माजा सूतना यानी देखिए नॉर्थ में पतंगबाजी जो है बहुत जोरों से चलती है। तो उसकी जो माजा माजा मतलब धागा जो रहता है ना, पतंग उड़ाने के लिए जो काम आता है, यूज करते हैं, ऐसे धागे को या उसे माजा कहते हैं। उसे क्या करते हैं, कांच कांच जो ग्लास रहते हैं ना, उसे अच्छी तरह से फाइन पेस्ट करते हैं, मतलब उसे अच्छी तरह से कूटते हैं। कूटने के बाद उसकी जो पाउडर बनता है, पाउडर में रंग लगाकर थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर उसकी एक पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनने के बाद जो माजा रहते हैं, जो धागा पतंग उड़ाने के लिए जो यूज होता है, उस धागे को उस पर मला जाता है, उसे उससे डिप किया जाता है। क्योंकि वो इसीलिए करते हैं कि उस माजे पर, क्योंकि जब पतंग काटते हैं ना, पतंग काटने के लिए उसमें जो कांचों की जो पाउडर है, उससे उसकी सहायता से जो पतंग काटने के लिए वो उपयोगी होता है। ऐसे काम को कांच पीसकर माजा सूतना कहते हैं। ऐसे कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी तो लेखिका ने अपने भाइयों के साथ मिलकर किया था। लेकिन उस ज़माने में, ये स्वतंत्र पूर्व की कहानी है, घटी हुई घटना है। तो उस ज़माने में लड़कों की खेलने की गतिविधियां घर के बाहर ही था, मतलब वो घर के अंदर चार दीवारी में खेलने की ऐसे नहीं थी। कहीं पर भी जाकर आराम से, शहर भर में कहीं पर भी आराम से खेल कर आ सकते थे। लेकिन लड़कियों की खेलने की सीमा जो है घर के अंदर ही। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही सीमित नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही था। तो देखिए, लड़कों की खेलने की गतिविधियां जो है घर की चार दीवारी पर ही सीमित नहीं थी, वो कहीं पर भी आराम से खेल कूद कर घर आ सकते थे। लेकिन उस जमाने में लड़कियों की खेलने की दायरा जो है घर के अंदर ही, घर के चार दीवारी के अंदर ही, मतलब घर के आंगन में ही खेलना पड़ता था। घर के अंदर मतलब सिर्फ चार दीवारी में ही नहीं था। तो उस मोहल्ले में रहने वाले किसी भी घर में जाने के लिए उसे कोई पाबंदी नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं था। खास पड़ोस की किसी भी सहेली के घर में जाकर वो आराम से खेल कर आ सकती थी। इसीलिए मन्नू भंडारी को उस मोहल्ले में रहने वाले कई सारे परिवार जो है अपने ही घर का ही एक हिस्सा है, ऐसे महसूस कर रही है। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव ने महानगर के फ्लैट में रहने वालों को हमारी इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित
असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मन्नू भंडारी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, शिद्दत मतलब बहुत ज़्यादा दुःख के साथ वो कह रही है कि आजकल लोग जो है, जो अपनी ज़िंदगी खुद जीने की जो आधुनिक दबाव के कारण जो आज लोग आजकल की जो लाइफ़स्टाइल कैसी बन गई है कि हर किसी को शहर में ही रहना है। तो महानगर में रहने वाले लोग जो है अपने घर को फ्लैट में या फिर अपार्टमेंट में ही अपना घर बनाते हैं। तो इससे पति पत्नी दोनों काम पर चले जाते हैं, इसीलिए बच्चे जो है, बच्चों की असुरक्षता के कारण, जो उनकी संकुचित मनस्थिति के कारण, असहायता के कारण वो लोग क्या करते हैं, अपार्टमेंट में या फिर फ्लैट में वो घर बनाते हैं। अपार्टमेंट में घर बनाने की वजह से वहाँ पर ना तो कोई आंगन है आस पड़ोस के घर में जाकर खेलने की, जो हमारी परंपरागत जो पड़ोस कल्चर है, जो रूढ़ियों से चली आ रही जो हमारी जो कल्चर है, पड़ोस में जाकर पड़ोस के बच्चों के साथ जो आराम से खेलने की जो बचपन से ही परंपरागत जो हमारी कल्चर है, उससे बच्चे, आजकल के बच्चे जो है विच्छिन्न मतलब अलग हो रहे हैं, उससे वो वंचित हो रहे हैं। इसीलिए मन्नू भंडारी जी बहुत ज्यादा दुख के साथ कह रही है। समझ में आ रही है ना? देखिए मन्नू भंडारी पड़ोस कल्चर के बारे में क्या कह रही है। मन्नू भंडारी बहुत ज्यादा दुख के साथ कह रही है, क्योंकि आजकल के जो आधुनिक दबाव के कारण पति पत्नी दोनों को काम पर जाना है, इसीलिए वो लोग महानगर में यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो वो रहते हैं, ऐसे शहरों में, महानगरों में वो लोग फ्लैट में या फिर अपार्टमेंट में घर बनाते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को, क्योंकि कहीं पर भी नहीं भेज सकते, क्योंकि वो बड़े बड़े महानगर रहते, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी रहते, बच्चों की असुरक्षता के कारण, असहाय के कारण और संकुचित मनस्थिति के कारण वो लोग फ्लैट में घर बनाते हैं। फ्लैट में घर होने के नाते आजकल की बच्चे जो है, जिस तरह से मन्नू भंडारी ने बचपन में अपने आस पड़ोस के सारे मोहल्ले में जाकर, अपनी सहेलियों के घर में जाकर वो खेल कर आती थी, ऐसे परंपरागत हमारी जो पड़ोस कल्चर में गाने, पड़ोस कल्चर जो हमारी सभ्यता है, आस पड़ोस के घर में जाकर खेलने की जो प्रथा है, आजकल के बच्चे जो है उससे अलग हो गए, वंचित हो रहे। इस तरह से मन्नू भंडारी जी बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ कह रही है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा और युवावस्था का आरंभ किया था। मन्नू भंडारी ने जो कम से कम जो पहली पहली बार वो जो कहानी लिखना शुरू कर दिया था, जो कम आरंभिक जो 1 दर्जन मतलब 12 कहानी जो है, मन्नू भंडारी ने उसी मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर आधारित ही उन्होंने कहानी लिखा था। उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर ही, पात्र को ही उन्होंने चयन करके अपनी आरंभिक जो 12 कहानी जो है, उस मोहल्ले में रहने वाले पात्र पर ही आधारित वो कहानियां हैं। जहां पर मन्नू भंडारी ने, जिस मोहल्ले में मन्नू भंडारी ने किशोरावस्था गुजार कर युवावस्था यानी युवावस्था में उन्होंने आरंभ किया, मतलब युवती प्रौढ़ावस्था में उन्होंने अपने पादार्पण किया था, उसी मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर ही उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। एक दो एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। तो मन्नू भंडारी ने जिस मोहल्ले में किशोरावस्था गुजारी थी, युवावस्था का आरंभ किया था, उसी मोहल्ले में उन लोगों के बीच में ही 1-2 को छोड़कर सारे पात्र जो है, उन्होंने जो आरंभिक अवस्था में जो 12 कहानी लिखी थी, उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर ही, 1-2 तो उसके घर के परिवार के पात्र थे, इसके अलावा सारे पात्र जो है, कैरेक्टर्स जो है, उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर ही आधारित था। जहाँ पर उन्होंने बचपन में ही उन लोगों को देखते-देखते उनकी उन लोगों के बीच में वो बैठकर जो जो बड़ी हुई थी, तो जब वो कहानी लिखने के लिए शुरू कर दिया था, उन सारे लोगों की जो छाप जो है, छवि जो है, और उसके अंदर इस कदर जड़ जमाए बैठी थी, तो मन्नू भंडारी को इसका एहसास तब हुआ जब उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया। कोई भी उससे बिल्कुल भी धुंधला नहीं पड़ा था, स्पष्ट रूप से सारे पात्र जो है उसके ज़हन में मौजूद थी। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे।
तो देखिए मन्नू भंडारी ने इतने साल, क्योंकि जब वो बड़ी हो गई थी उस मोहल्ले से निकलकर जब वो बाहर आई थी, तब वो इतने सालों के अंतराल अंतराल मतलब जो मध्यंतर कहते हैं ना, जो इंटरवल, इतने समय बीतने के बावजूद भी मन्नू भंडारी को उस मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग इतने अच्छी तरह से उसके जहन में थे, और उसकी सारी जो छवि जो है आज भी उसके अंदर था। उसकी भाव भंगिमा, भाषा शैली, उनके रहन सहन, रीति नीति, सब कुछ तो बिल्कुल भी इतने धुंधला नहीं पड़ा था, इतने स्पष्ट रूप से मन्नू भंडारी के अंदर जीवित था। किसी भी पात्र को उसे बहुत ज्यादा प्रयास करके, बहुत ज्यादा सोच विचार करके उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, विशेष प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। सहज भाव से सारे पात्र जो है उसकी कहानी के अंदर वो उभरते आ रहे थे, उतरते चले आ रहे थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी तो आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य। तो मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध उपन्यास है, उसका नाम है महाभोज। इस महाभोज नामक एक प्रसिद्ध उपन्यास में मन्नू भंडारी ने उसी मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति पर आधारित उन्होंने मतलब एक पात्र लिखा था। वो पात्र है दास साहब। वो पात्र इतनी अच्छी तरह से जो परिस्थिति के अनुसार, वो पात्र के अनुसार इतनी अच्छी तरह से वो उभर कर आया था। उसे पढ़ने के बाद, उस महाभोज नामक उपन्यास को पढ़ने के बाद मन्नू भंडारी को इतना आश्चर्य हो जाता है, एकाएक इतने सालों वो बीतने के बावजूद भी महाभोज नामक उपन्यास में दास साहब नामक एक पात्र जो है इतनी अच्छी तरह से एकाएक जीवित हो उठे, इतनी अच्छी तरह से वो उभर कर आए। उसे पढ़ने के बाद मन्नू भंडारी को भी आश्चर्य हो जाता है। वह आश्चर्य है सुख देने वाला आश्चर्य। उस समय तक हमारे परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो उस समय मन्नू भंडारी के परिवार में लड़की की विवाह की जो योग्यता क्या होनी चाहिए, एक लड़की को विवाह होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, उसकी उम्र में 16 वर्ष हो जाना चाहिए और वो मैट्रिक यानी एसएसएलसी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। तो 1944 में मन्नू भंडारी के 2 साल बड़ी बहन सुशीला ने यह योग्यता यानी उनकी उम्र भी तो 16 वर्ष हो गई थी, वो मैट्रिक यानी एसएसएलसी भी कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए उसकी शादी करके कोलकाता के एक लड़के के साथ उसका विवाह हो गया था। दो बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्रछाया छाया के हटते ही पहली बार मुझे नई सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। तो 1944 में मन्नू भंडारी के दो साल बड़ी बहन सुशीला ने यह योग्यता यानी उनकी 16 वर्ष भी कंप्लीट हुआ था और उन्होंने मैट्रिक भी पास किया था। तो कोलकाता के एक लड़के के साथ उनका विवाह करके कोलकाता भेजा गया। तो मन्नू भंडारी से दो बड़े भाई थे, उन्होंने भी तो अपने आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें भी तो दूसरी शहर भेजा गया। तो अब तक कैसी थी मन्नू भंडारी की हालत? सबकी लाडली बहन थी, सबकी छत्र छाया के बीच में, उसकी आश्रय के बीच में वो रहती थी। लेकिन दो बहनों की शादी भी हो गई, अभी दो भाई भी तो आगे की पढ़ाई के लिए वो लोग दूसरे शहर चले गए। अब नई सिरे से मन्नू भंडारी की अपनी वजूद यानी अपनी अस्तित्व क्या है उसका एहसास हुआ था। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मन्नू पर ही केंद्रित हुआ। तो पिताजी, क्योंकि घर में इतने सारे लोग थे, इसीलिए मन्नू भंडारी के ऊपर पिताजी का पूरा ध्यान केंद्रित नहीं होता था। अब घर में कोई नहीं है, इसीलिए पहली बार मन्नू भंडारी के ऊपर ही पिताजी का सारा ध्यान जो है केंद्रित हुआ। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूल शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे बटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में जोतना था। तो लड़कियों के जिस उम्र में, मतलब जब उसे 16 वर्ष चल रहा था, जब 16 वर्ष के हो जाते हैं, तब उस उम्र में शिक्षा के साथ साथ माँ की कर्तव्य क्या था, उसे सुगढ़ यानी सुंदर गृहिणी कैसी बननी है और रसोई घर में जो किस तरह से रसोई को संभालना है, अगर इस तरह की जो पाकशाला मतलब किस तरह से खाना बनाना है, अगर कुछ नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, कि उसे किस तरह से संभालना है, इस तरह के जो नुस्खे जो है, नुस्खे मतलब क्या कहते हैं, टिप्स, वो जो है माँ के द्वारा लड़कियों को मिलता था।
तब क्योंकि वो 16 वर्ष होते ही जब शादी करके नए घर में जाती है, पूरे घर को संभालना रहता है, इसीलिए एक कुशल गृहिणी के साथ साथ कढ़ाई बुनाई ये सब भी तो माँ के द्वारा लड़कियों को सिखाया जाता था। तब उस उम्र में मन्नू भंडारी के पिताजी जो है, मन्नू भंडारी को उनका आग्रह था, उनके आर्डर था कि मन्नू भंडारी रसोई घर से दूर ही रहे, वो रसोई घर में ना जाए। वो रसोई घर को बटियार खाना कहते थे। बटियार खाना मतलब बड़ा सा जो चूल्हा रहता है ना, बड़ा सी जो भट्टी, उसे बटियार खाना कहते हैं। पिताजी के हिसाब से वो मन्नू भंडारी मतलब जो रसोई घर जो है बटियार खाना है, उसमें लड़की की सारी क्षमता जो है, सारी जो उसकी योग्यता जो है, वो भट्टी में जुलूस कर रह जाता है। भट्टी में क्या है, चूल्हे में जो भी डालते हो वो बिल्कुल भी भस्म हो जाता है। इसीलिए मन्नू भंडारी के पिताजी का आग्रह था, उनकी जो वो उसे मन्नू भंडारी को रसोई घर से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए वो रसोई घर से दूर रहने के लिए कहते थे। उनके हिसाब से लड़की के अंदर भी तो प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है। पूरे दिन भर आप चूल्हे के सामने या फिर भट्टी के सामने रहते हो तो आपके अंदर की सारी क्षमता जो है, आपके अंदर की सारी जो प्रतिभा जो है, योग्यता जो है, भट्टी में यानी चूल्हे में जुलूस का रह जाएगा, वहीं पर भस्म हो जाएगा। इसीलिए मन्नू भंडारी के पिताजी मन्नू भंडारी को रसोई घर से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए वो रसोई घर से दूर रहने के लिए मन्नू भंडारी को आग्रह देते थे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल मतलब आदत थी। तो घर में क्या होता था, मन्नू भंडारी के घर में आए दिन मतलब हर दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जमावड़े, मतलब वहां पर बैठक होती थी, वहां पर जो बैठकर बहसें होती थी। और इस बैठक में शामिल होना वो पिताजी का एक क्या था, बहुत ज्यादा मतलब उसे बहुत ज्यादा प्रिय आदत थी, बहुत शौक था, आदत था, उसकी एक हैबिट थी। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वही बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वही बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ था, देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। तो मन्नू भंडारी के घर में क्या था, तो आए दिन हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियों की जमावड़े होते थे, वहां पर बैठकर बहसें होती थी, जमकर वो राजनीतिक विषय के बारे में वहां पर चर्चा होती थी, वहां पर बहसें बहसें होती थी, वहां पर डिबेट होती थी। तो बहस करना पिताजी की एक क्या था, एक शौक थी, एक आदत था, एक हैबिट बन चुकी थी। तो वहां पर आए हुए जो मेहमानों को चाय नाश्ता पानी पूछने के लिए देने के लिए जब मन्नू भंडारी जाती तो ऐसे ही देकर वापस आने के लिए पिताजी मना करते थे। पिताजी मन्नू भंडारी से कहते थे कि वहां पर डिबेट हो रहा था, जो भी वहां पर बहसें होती थी, वहीं पर बैठना है, बैठकर सुनना है, समझना है, और देश के चारों ओर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बेटी को भी जानकारी मिलना चाहिए, वो पिताजी का कहना था। इसीलिए वहीं पर बैठकर जो भी वहां पर बहसें होती थी उसे सुनने के लिए और समझने के लिए पिताजी आग्रह करते थे। और देश के चारों ओर भी तो बहुत कुछ हो रहा था। सन 1942 में 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध और मतभेद की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों की रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रंद रहता था। तो 1942 में देश की चारों ओर बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि स्वतंत्र आंदोलन छिड़ चुका था। सारे देश जो है ऐसे खोल रहा था। सारे नवयुवकों के रगों में खून के बदले में लावा बनकर दौड़ रहे थे। पूरे देश में क्या हो रहा था, खोल रहा था। और घर में जो बहसें होती थी वहां पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जो नीतियां है, उनकी मत के बारे में, विरोध के बारे में, वहां पर मतभेद जो भी वहां पर जो बहसें होती थी, डिबेटें होती थी, वो मन्नू भंडारी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। वहां पर जो भी जिस टॉपिक पर वहां पर वो बहस होती थी, वो मन्नू भंडारी को बिल्कुल भी, मत के बारे में हो या विरोध के बारे में हो, लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। लेकिन वहां पर जो क्रांतिकारी अपने देश के लिए जो शहीद हुए थे, ऐसे देशभक्तों की जो रोमांचकारी, जो आकर्षणीय जो कहानियां, जो कुर्बानियां उन्होंने देश के लिए दिया था, ऐसे देशभक्तों की जो रोमांचकारी जो कहानी सुनती थी, मन्नू भंडारी बहुत ज्यादा आक्रंदित, मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाती थी। अब इतना ही। आगे जो है आगे की पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाती हूँ।
धन्यवाद।